तो आज का हमारा चैप्टर है जनरल रेडियोग्राफ इंट्रोडक्शन। आज के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि किस तरीके से पेशेंट का जिस डिपार्टमेंट में आता है उसके साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसकी रेडियोग्राफी किस तरह से की जाती है, किन किन चीजों का ध्यान में रखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। हम पूरी पोजिशनिंग पढ़ लेते हैं तो कई बार ये चैप्टर छूट जाता है कि हमें पेशेंट के साथ ट्रीट कैसे करना है, उसके साथ बिहेव कैसे करना है, उसको किस तरह से डिपार्टमेंट में आता है, उसको किस तरह से एक अच्छा एक्सपीरियंस देना होता है, इन चीजों का ध्यान हम कैसे रखते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, 2 दिन चलने वाला है। इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में रेडियोग्राफी होती कैसे है, हम उनका रेडियोग्राफी करने के दौरान हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमारे राइट्स है रेडियोग्राफर्स के कि हम ये चीजें हम कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, ये भी आपको इस चीज से पता चलेगा। तो एक रेडियोग्राफर को ये क्लास जरूर मतलब देखनी चाहिए, लेनी चाहिए। इसके लिए तो ये 2 क्लासेस में चैप्टर होना है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारा आज का चैप्टर है रेडियोग्राफी जनरल। रेडियोग्राफी जनरल, इसका हम आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इनका हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ये 2 दिन क्लास चलनी है, तो इसकी पहली क्लास आज एक छोटी क्लास होगी, आज कल एक बड़ी क्लास होनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेडियोग्राफी के दौरान दी पेशेंट जर्नी इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट देखिए, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मायने रखता है। उसके मेडिकल मैनेजमेंट में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की जर्नी होती है। ये रेडियोलॉजी जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसके मेडिकल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सक्सेसफुल रेडियोग्राफी में बहुत सक्सेसफुल जो रेडियोग्राफी होती है उस पर बहुत से फैक्टर्स पर निर्भर करती है, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है पेशेंट का डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिपार्टमेंट की शॉर्ट जर्नी के दौरान होने वाला एक्सपीरियंस। जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट थोड़े से टाइम के लिए आता है, लेकिन इस थोड़े से टाइम के दौरान उसका यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो एक्सपीरियंस बहुत ही जो उसको अनुभव होगा यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रेडियोग्राफर की ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट की केयर करे, वो पेशेंट की क्या करे, केयर करे, उसके साथ आदर से पेश आए, उसके साथ क्या है, आदर से पेश आए, मस्ट ट्रीट विद रेस्पेक्ट, उसके साथ एकदम रेस्पेक्टफुली पेश आए उसके साथ, और पेशेंट की डिग्निटी, उसकी डिग्निटी बनी रहनी चाहिए। रेडियोग्राफर को खुद को, जैसे डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है तो सबसे पहले रेडियोग्राफर को चाहिए कि वो खुद को पेशेंट के साथ इंट्रोड्यूस करे, उसके साथ क्या पेशेंट को या उसके केयरर या फिर उसका अटेंडेंट जो भी होते हैं उसके केयरर जो होते हैं, उसकी केयर करने वाले होते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। एग्जामिनेशन के बारे में, खुद के रोल के बारे में बताना चाहिए कि जैसे आपका ये एग्जामिनेशन होना है, जैसे वो रेडियोग्राफी के लिए आया है, सीटी के लिए आया है, एमआरआई या किसी भी प्रोसीजर के लिए आया है, तो उसमें रेडियोग्राफर का खुद का रोल के बारे में उसको बताया जाना चाहिए कि मैं इस प्रोसीजर के लिए इस प्रोसीजर में मेरा ये रोल होगा, इसके बारे में उसको बताना चाहिए। रेडियोग्राफर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो रिक्वेस्ट फॉर्म होती है वो पेशेंट के लिए ही है, एकदम प्रॉपर रिक्वेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, प्रॉपर पेशेंट के साथ प्रॉपर रिक्वेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। इस पर क्लिनिकल डिटेल का हिस्ट्री एक्यूरेट होनी चाहिए। जो पेशेंट के साथ जो रिक्वेस्ट फॉर्म आई है ये क्या होना चाहिए, फॉर्म आया है, इस फॉर्म पर भी ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर इस पर डिटेल होना चाहिए और एक प्रॉपर पेशेंट के लिए ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि दूसरे पेशेंट की रिक्वेस्ट फॉर्म इसके साथ यहाँ पर आ गई है। और इस पर क्लिनिकल डिटेल, जो पेशेंट के क्लिनिकल डिटेल है, जैसे हिस्ट्री वगैरह जो कुछ है कि उसको डिजीज वगैरह पैथोलॉजी बारे में, वो एक्यूरेट हिस्ट्री, ये सारी चीजें इसके ऊपर होनी चाहिए। रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट से कंसेंट आवश्यक रूप से ली जानी चाहिए। पेशेंट से कंसेंट मतलब सहमति जो होती है, पेशेंट से रिटर्न भी ले सकती है, वर्बल कंसेंट भी, अलग अलग कंसेंट अलग अलग प्रोसीजर के लिए होती है। तो पेशेंट से कंसेंट लेना भी बहुत आवश्यक है, ये रेडियोग्राफर के द्वारा ही लिया जाता है। तो पेशेंट को भी रेडियोग्राफर के द्वारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले कंसेंट दी जानी चाहिए, और ये पेशेंट की ड्यूटी होती है कि वो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले अपनी कंसेंट पेशेंट को दे, उनको एग्जामिनेशन प्रोसीड करने के लिए वो परमिशन पेशेंट को दे।
तो इसके आगे बढ़ने से पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि पेशेंट का एग्जामिनेशन किस कंडीशन में किया जाना है, किस कंडीशन में नहीं किया जाना। देखो मेल पेशेंट होता है, उस कंडीशन में तो कोई स्पेशल कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह नहीं होता। अगर सब कुछ प्रॉपर फॉर्म में है तो हम प्रोसीजर को प्रोसीड कर लेते हैं। लेकिन अगर फीमेल प्रोसीजर पेशेंट है तो हमें प्रेगनेंसी का ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट को पूछा जाता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। आस्क पेशेंट यू आर और माइट बी प्रेग्नेंट। क्या आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट हो सकती हो। प्रेग्नेंट के बारे में इस चीज के पेशेंट के बारे में इस चीज को पूछा जाता है। अगर सबसे पहला उसका रिप्लाई अगर यस में होता है, इसका रिप्लाई क्या होता है, यस, कि वो प्रेग्नेंट है, सबसे पहला यही हो सकता है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो आपका जो प्रोसीजर है उसका रिव्यू जस्टिफिकेशन किया जाता है। उसका क्या किया जाता है, रिव्यू जस्टिफिकेशन, कि ये प्रोसीजर पेशेंट के लिए मतलब कर किया जाना आवश्यक है, क्या इसके द्वारा होने वाली बेनिफिट इसके द्वारा जो होने वाले रिस्क से ज्यादा है कि नहीं है। और क्लिनिक जो इसके जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्लिनिशियन होता है जो इसको रेफर होता है, उसको हम क्या करते हैं, रेफर कर देते हैं इसको वापस, की इसको जस्टिफाई किया जाए। इसको क्या करते हैं, इसको जस्टिफाई किया जाए। लेकिन फिर भी अगर क्लिनिकल रीजन है वो ओवरराइड करते हैं कि ये प्रोसीजर किया ही जाना चाहिए। क्लिनिकल रीजन ओवरराइड फॉर एग्जाम के लिए ओवरराइड करते हैं कि आपको ये प्रोसीजर किया ही जाना आवश्यक है। तो जो डोज रिडक्शन स्ट्रेटेजी है, डोज रिडक्शन स्ट्रेटेजी है, उसके द्वारा इस एग्जाम को प्रोसीड किया जाता है, एग्जाम को इसको किया जाता है, आगे एग्जाम को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट का आंसर होता है कि वो श्योर नहीं है, अनश्योर है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, इस कंडीशन में दो चीजें ध्यान रखी जाती है कि आप प्रोसीजर कौन सा कर रहे हो। आप जैसे लो डोज रेडियोग्राफी, जैसे आपको स्पाइन का एक्सरे कर रहे हो या एब्डोमेन का एक्सरे कर रहे हो, इस कंडीशन में आप एक लो डोज जो एक्सरे कर रहे हो, इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, इस कंडीशन में आप देखते हो, पेशेंट से पूछते हो कि आप जो उनकी जो एलएमपी होती है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है या पीरियड मिसिंग टाइम होता है, वो 28 डेज से ग्रेटर है या 28 डेज से लेस है। जो पीरियड मिसिंग टाइम क्या देखा जाता है, पीरियड मिसिंग टाइम। अगर पीरियड मिसिंग टाइम ये ग्रेटर देन 28 डेज में हो, अगर 28 दिन से ज्यादा हो, तो क्या करते हैं हम वापस इसको रिव्यू जस्टिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। पीरियड मिसिंग टाइम, अगर पेशेंट अनश्योर है कि निश्चित नहीं है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, इस कंडीशन में अगर आप लो डोज रेडियोग्राफी कर रहे हो और उस कंडीशन में पेशेंट से एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में पूछा जाता है, और अगर ये 28 दिन से ज्यादा है, तो क्या करते हैं हम पेशेंट को वापस क्लिनिशियन के पास रिव्यू जस्टिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। और अगर वो और अगर इस समय भी अगर क्लिनिकल रीजन एग्जाम के लिए ओवरराइड करते हैं कि आपको एग्जाम करना ही जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, डोज रिडक्शन स्ट्रेटेजी से ये एग्जाम करते हैं। और अगर जो एलएमपी है वो 28 दिन से पहले होती है, 28 दिन के मतलब जो लास्ट 28 दिन है उसके अंदर अंदर ही एलएमपी होती है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया हुआ होता है उसको, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, रिकॉर्ड एलएमपी, हम क्या करते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो डेट होती है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और एग्जाम को प्रोसीड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एग्जाम को प्रोसीड करते हैं। ये हो गया इसके। तो पहला तो क्या था इसका, अनश्योर। दूसरा इसका जो अनश्योर के अंदर लो डोज था। दूसरी अगर हाई डोज रेडियोग्राफी करनी है, हाई डोज रेडियोग्राफी जैसे सीटी स्कैन इमेजिंग करनी है, जैसे क्या करनी है, सीटी एब्डोमेन करनी है या सीटी एब्डोमेन या बेरियम हम एनिमा कर रहे हैं, बेरियम एनिमा एब्डोमिनल रेडियोग्राफी होती है, ये सीटी स्कैन एब्डोमेन का कर रहे हैं या बेरियम एनिमा कर रहे हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अनश्योर होती है तो इसमें हाई डोज रेडियोग्राफी कंडीशन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के अपॉइंटमेंट को रीबुक करते हैं। पेशेंट के अपॉइंटमेंट क्या करते हैं, रीबुक करते हैं। क्या करते हैं, इसको 10 डे रूल की पालना करते हुए, 10 डे रूल की पालना करते हुए
हम जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा उसके स्टार्टिंग डे से अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम इसके अपॉइंटमेंट को रीबुक कर लेते हैं, इसके अपॉइंटमेंट को क्या कर लेते हैं, रीबुक कर लेते हैं इसके 10 डे रूल में। लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी अगर पेशेंट प्रेग्नेंट पाया जाता है, मान लो हमने कहा कि पेशेंट को अपॉइंटमेंट रिबुक कर दिया कि आपको तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उसके अगले 10 दिन के अंदर अंदर आना है, लेकिन अगले मेंस्ट्रुअल पीरियड उसके स्टार्ट ही ना हो, आ ही नहीं पाई, मतलब प्रेग्नेंट पेशेंट प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में वापस हम क्या करते हैं, रिव्यू जस्टिफिकेशन करते हैं, क्लिनिशियन के पास इसको भेज देते हैं पेशेंट को। और उस कंडीशन में अगर फिर भी अगर क्लिनिकल रीजन ओवरराइड करते हैं तो हम डोज रिडक्शन स्ट्रेटेजी से हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के जो एक्सरे एग्जामिनेशन है वो हम करते हैं। इसके बाद अगर तीसरा अगर ऑप्शन पेशेंट कहे, पेशेंट एकदम से श्योर हो नो प्रेग्नेंट, पेशेंट श्योर हो नो प्रेग्नेंट, जैसे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हो या स्टरलिटी जो की गई हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड एलएमपी, हम एलएमपी अगर पेशेंट श्योर है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, नो प्रेगनेंसी, तो हम क्या करते हैं, एलएमपी रिकॉर्ड करते हैं और एग्जाम को प्रोसीड, एग्जामिनेशन जो होता है रेडियोलॉजिकल एग्जाम को प्रोसीड करते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है कि किन कंडीशन के अंदर एग्जाम जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को हम प्रोसीड कर सकते हैं, हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, ये एक फ्लो चार्ट हो गया। इसके अलावा एक चीज और है, मैं थोड़ा सा आपको और आगे बता देता हूँ, हम इसको आगे डिटेल से हम आगे कल की क्लास के अंदर इसको ले जाएंगे। अब कोई एक्सरे एग्जामिनेशन होती है, उस एक्सरे एग्जामिनेशन की स्टेज क्या क्या होती है, स्टेज ऑफ एक्सरे एग्जामिनेशन, एक्सरे एग्जामिनेशन की स्टेजेस क्या क्या होती है। देखो एक्सरे एग्जामिनेशन की 3 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन की जाती है कि प्रिपरेशन क्या किस मतलब एग्जाम को प्रोसीड करने के लिए। उसके बाद दूसरी होती है अंडरटेकिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को किया जाता है। और तीसरी बात है पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर, एग्जामिनेशन के बाद जो पोस्ट एग्जामिनेशन क्या होगा और उसके आफ्टर केयर क्या होगी। तो 3 स्टेजेस में ये एग्जामिनेशन किया जाता है। सबसे पहला क्या होता है, जो स्टेप होता है वो प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहला क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की जाती है। ये प्रिपरेशन किन किन स्टेज में की जाती है, देखिए सबसे पहला क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट फॉर्म कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट फॉर्म कलेक्ट किया जाता है। इस रिक्वेस्ट फॉर्म को चेक किया जाता है, इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी कल की क्लास में डिटेल से देखेंगे। रिक्वेस्ट फॉर्म को चेक किया जाता है, रिक्वेस्ट फॉर्म प्रॉपर होने के बाद हम एक्सरे रूम को देखते हैं कि रूम कौन सा इक्विपमेंट काम में लेना है, इक्विपमेंट में प्रिलिमिनरी जो फैक्टर है वो हमने सेट किए हैं कि नहीं, काफी चीजें ये ध्यान देती है। इसके बाद में तीसरी चीज होती है पेशेंट को देखा जाता है। इसके बाद कंसेंट आइडेंटिटी, पेशेंट से कंसेंट ली जाती है और उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, उसकी आइडेंटिटी क्या चेक की जाती है। ये किस स्टेप पे होता है, प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म लिया जाता है। एक्सरे रूम के उसको एक्सरे रूम में जिस रूम में जाएगा उसके लिए जो करेक्ट इक्विपमेंट कौन सा होगा इसको डिसाइड किया जाता है और पेशेंट की कंसेंट ली जाती है और उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है। दूसरा प्रोसीजर क्या है, अंडरटेकिंग एग्जामिनेशन, अंडरटेकिंग एग्जामिनेशन को हम जो किस तरह से करते हैं उसके लिए उस दौरान हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पेशेंट की केयर करनी होती है। पेशेंट को हम किस तरह से एग्जामिनेशन करें, एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट की केयर किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियोग्राफिक, फिर क्या होगा, रेडियोग्राफिक प्रोसीजर, हमें प्रोसीजर जो होगा प्रोसीजर को स्टार्ट करना होगा और प्रोसीजर के साथ ही हमें एक रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में ध्यान रखना। प्रोसीजर होने के दौरान रेडिएशन निकलता है तो रेडिएशन प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जाता है। तो अंडरटेकिंग एग्जामिनेशन में इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं। तीसरा पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर, पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर, एग्जामिनेशन होने के बाद क्या क्या चीजें करनी है, जैसे इमेज इन्फॉर्मेटिक्स, इमेज किस तरह से इमेज की क्वालिटी चेक किया जाता है, पेशेंट की आफ्टर केयर की किया जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इमेज क्वालिटी पे ध्यान देते हैं कि इमेज जो हमने ली है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी सही नहीं है तो हम इसके रिपीट एग्जामिनेशन करने वाले होते हैं इसके लिए। इसके अलावा पेशेंट एक्सपेक्ट से भी इस चीज को देखी जाता है कि जो इमेज है वो पेशेंट एक्सपेक्ट से कैसी है और पेशेंट की आफ्टर केयर कैसी की जाती है।
और तीसरा होता है इमेजिंग इंफॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेटिक्स इमेज में कोई पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह कुछ करना होता है तो वो इसी प्रोसेस के दौरान किया जाता है। तो ये जो एक स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है, कोई भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है उनको इन स्टेप के अंडर में किया जाता है, उनको इन स्टेप के अंडर में किया जाता है। तो कल हम डिटेल से इन तीनों को हम इन चीज को पढ़ेंगे, कल की लास्ट क्लास होगी इस बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन के दौरान हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें ये होनी चाहिए।